के साथ शिखा शर्मा। और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महासंग्राम की। आज उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में मौजूद थी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में मौजूद थे, वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की। और जब शाह और योगी की जोड़ी और अखिलेश यादव आमने सामने हो तो सियासी पारा उठना लाजमी है। देखिए रिपोर्ट। शुरुआत है परिवर्तन की। आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। बहुत हो गया, भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दी। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। आज सुपर शनिवार को जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भर रहे थे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ गोरखपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। जाहिर है, अब जब एक ही दिन में प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टी एक दूसरे के गढ़ में हो तो सियासी पारा ऊपर जाना ही था। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जो आजमगढ़ पहले आतंक का पनहगार था, अब आज सरस्वती का वास हो रहा है। शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह ने दावा किया कि जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले अर्थव्यवस्था के मामले में देश का छठा राज्य था, वो आज देश में दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में आ चुका है। सपा के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर भी खूब बरसे। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। मोदी जी ने एक जैम लाया है। जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने आज राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने एक बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला। राज्यभर मतदाताओं को साधने के लिए गृह मंत्री शाह ने सीएम योगी को आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने का सुझाव दिया, जिसके तुरंत बाद सीएम योगी ने मंच से ही इस सुझाव को मानने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर
आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदरपूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के साथ साथ पूरे आजमगढ़ का नाम भी आर्यनगढ़ करने का संकेत दिया है। यह विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यनगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। जहां आजमगढ़ की जनता को गृह मंत्री शाह और सीएम योगी ने सपा के गुंडाराज की याद दिलाई, वहीं गोरखपुर से कुशीनगर तक विजय यात्रा निकालने वाले अखिलेश यादव ने लोगों को महंगाई की याद दिलाई। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर यूपी में सुपर शनिवार के दिन सियासी पारा हाई रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के चलते एहतियातन आज रात 10 बजे से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक भी ये इंटरनेट सेवाएं बंद ही रहने वाली हैं। आपको बता दें कि हिंसा के चलते 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई इलाकों में चूंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। त्रिपुरा की अफवाह, महाराष्ट्र में हिंसा, किसने भड़काई विरोध की आग? त्रिपुरा की अफवाह को लेकर कल महाराष्ट्र के 3 शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ के साथ दुकानों को जलाकर खाक कर दिया गया। अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इस बवाल में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हिंसा फैलाने के आरोपी 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अमरावती में स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। तो वहीं रात 10 बजे से अगले 3 दिनों के लिए अमरावती में एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद की जा चुकी है। महाराष्ट्र की हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी नफरत फैलाते हैं और महाराष्ट्र में हिंसा होती है, तो इसका कोई कनेक्शन तो जरूर है। झूठी खबर फैलाई जाती है कि त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ दी गई। जांच में यह खबर पूर्णतः निराधार पाई जाती है, परंतु उसको लेकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा तक हो जाती है। नांदेड़ में हुई हिंसा को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साजिश करार दिया। फडणवीस का दावा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए लोगों को उकसाया गया। जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं। मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रजा एकेडमी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। नहीं, ये सारी चीजों के पीछे रजा एकेडमी है। दुकानों में, घर में घुस के उनको मारपीट की, दुकानों की तोड़फोड़ की और उसके साथ पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। अमरावती की सांसद ने भी हिंसा को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो जितने भी लीडर्स और गैजेट मिनिस्टर को भी मेरा कहना है, इस चीज को राजकारण का मोड़ ना देते हुए लोगों की सिक्योरिटी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। ये आंदोलन अलग दिशा में जा रहा है। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। ये ठीक नहीं है, इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी राजकीय पार्टी के नेता हो या कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सबने इसमें मदद करना चाहिए। हिंसा फैलाने वालों पर वक्त रहते कार्रवाई न करने पर अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कुल मिलाकर हिंसा पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।
लेकिन असली सवाल तो यही है कि त्रिपुरा की अफवाह को लेकर महाराष्ट्र में हिंसा की आग आकर किसने फैलाई? आखिर वो कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर हिंदुत्व को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। बयानों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में और राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। अब उनको महबूबा मुफ्ती का साथ मिला है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हिंदुत्व को लेकर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आरएसएस ने हिंदुत्व को हाईजैक कर लिया है। हिंदुत्व नहीं, बीजेपी आरएसएस जनसंघ वो वायलेंस सिखाते हैं, हिंदुत्व नहीं। हिंदुत्व नहीं, बीजेपी आरएसएस जनसंघ वो वायलेंस सिखाते हैं, हिंदुत्व नहीं। अब सुनिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग बता रहे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जबरदस्त पलटवार किया था। संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। हिंदुत्व पर सियासी वार पलटवार सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में की गई तुलना के बाद शुरू हुआ था। खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से की थी। विवाद होने के बाद खुर्शीद का कहना था कि उन्होंने केवल हिंदुत्व के दुरुपयोग की बात लिखी। I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? Because they have a monopoly on Hinduism. My answer is, you don't have a monopoly. You are destroying Hinduism. That's why I said. हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से वार पलटवार जारी है। हिंदुत्व पर हमले को लेकर बीजेपी और संत समाज ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। चुनावी मौसम में हिंदुत्व पर हमला कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। जहां एक तरफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम समेत सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस शहीदों की शहादत पर भी सियासत खड़ी कर चुकी है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादियों ने कायराना हमला किया है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 4 घायल हैं। घटना चूराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। उग्रवादी हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी का परिवार एक ही झटके में उजड़ गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी मौत हो गई है। 41 साल के कर्नल विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे, जहां अब मातम पसरा है। मणिपुर में हुए आतंकी घटना को लेकर राष्ट्रपति कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उग्रवादी हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया है। साथ ही इस हमले के दोषियों को करारा जवाब देने की बात कही है। Condemn it in the strongest term.
and it is a cowardly act, and we will hunt down the culprits and we'll book according to law. वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी दोषियों को न बख्शने की बात कही है। एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस कायराना हमले की निंदा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी शहीदों पर भी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। दरअसल 40 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर हमला तब हुआ जब वो अपने फॉरवर्ड कंपनी बेस से अपने बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। अब कल विशेष विमान से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचेगा, जहां उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर हिंदू समाज को लेकर सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर हैदराबाद में हिंदू कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां रितेश्वर महाराज पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हैदराबाद में डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव के जरिए हिंदू समाज को जागरूक करने की मुहिम चलाई गई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े वक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग मसलों पर हिंदू समाज को जागरूक करने का है। साथ ही कानूनी जागरूकता प्रदान करने का भी प्रयास इसके जरिए किया गया। इसमें वृंदावन से हैदराबाद पहुंचे सदगुरु रितेश्वर महाराज ने भी अपने विचार रखे। अपने गांवों के मंदिरों को विकसित करिए, शिवालयों को विकसित करिए और वहीं पर एक गुरु जी को दिखाइए और कहिए, गुरु जी रोज एक घंटे आपको सनातन धर्म के शास्त्र, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीरों के बारे में गांव के बच्चों को पढ़ाना है। आयोजन के बाद रिपब्लिक से बात करते हुए सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू धर्म और भारतीय नागरिकों के मूल्यों के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मैं देश को सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बारे में जागृत करने के लिए आया हूँ और इस डिजिटल कॉन्क्लेव का इतना ही मतलब था कि डिजिटली सनातन परंपरा और हिंदू परंपरा के विरुद्ध जो एक युद्ध छेड़ा गया है, अगर हम डिजिटली साउंड नहीं हुए, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर हम साउंड नहीं हुए, तो आने वाले समय में बहुत सारी भ्रांतियां हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ हमारे नौजवानों के बीच परोस दी जाएगी। हिंदुत्व को लेकर उठ रहे सवालों का भी सदगुरु रितेश्वर महाराज ने जवाब दिया और बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इसे मिटाने के षड्यंत्र में शामिल हैं। हिंदुत्व को 70 सालों में इतना बदनाम किया गया है कि आज हिंदू ही अपने आप को हिंदू कहने में शर्माता है। हमारा यंग जनरेशन कहता है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब आदमी हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं। ये तो सनातन धर्म ही सिखाता है कि हम सब एक हैं। एक तो हमारे जो नौजवान अनपढ़ हैं, अनपढ़ इसलिए कहता हूँ कि उन्हें पता नहीं सनातन क्या है, उन्हें पता नहीं हिंदुत्व क्या है, तो वो करते हैं तो एक बात समझ में आती है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा जानकार अगर हिंदुत्व के विषय में कुछ बोलता है, हमले करता है, तो निश्चित तौर पर वो षड्यंत्रकारी हो। ऐसे लोग भारत के पक्ष में नहीं हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं हैं, सनातन के पक्ष में नहीं हैं, शांति के पक्ष में भी नहीं हैं। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी विभूतियां शामिल हुई जो हिंदू हितों के लिए संघर्ष कर रही है। साधु संत, हिंदू अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग, कानूनी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए और हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को लेकर लोगों को आगाह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।